ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उनसे कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उनसे कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मेन पॉइंट इसमें ये आता है कि एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर लाइफ को कंटिन्यू करना है अर्थ के ऊपर तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन। इसके बिना लाइफ कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो एक प्लस पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। इसके और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। चाहे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, किसी भी स्पीशीज को आगे से आगे अगर उनको मेंटेन करना है इस अर्थ के ऊपर तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? रिप्रोडक्शन। दूसरा, यहाँ फिर कुछ बेनिफिट्स सेक्सुअल के और कुछ बेनिफिट्स एसेक्सुअल के। तो ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन थी। री प्लस प्रोडक्शन यानी एक कोई स्पीशीज या एक कोई ऑर्गेनिज्म, या लिख सकता हूँ मैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या पेरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर इससे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? रिप्रोडक्शन। कौन सा प्रोसेस होगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से मेन दो टाइप है। ऑब्वियसली नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, के ऊपर अगर लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगला, इसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। तो सीधा हम उनको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल। देखिए, एक है एसेक्सुअल और दूसरा, पॉइंट्स को समझते चले सीधा डिफरेंशिएट की फॉर्म में बात करते हैं। एसेक्सुअल में बेटा इन्वॉल्व होता है सिंगल पेरेंट। कितने पेरेंट? सिंगल पेरेंट। लेकिन यहाँ इन्वॉल्व होंगे टू। आप पेरेंट वर्ड यूज करेंगे। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा वर्ड? पेरेंट। हेरिडिटी का बड़ा है। और आने वाली जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग क्या यूज करेंगे? ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे टू पेरेंट का। मेन डिफरेंस क्या आता है देखिए बेटा, यहाँ पे होता है गैमेट का फॉर्मेशन। क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे किसी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। गैमेट की अगर स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में इसको डिफाइन करना तो क्या बोल सकते हैं? दूसरा अगला पॉइंट, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इन गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन भी होगा। क्या होगा? फ्यूजन, जिसे हम नाम देंगे फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजेशन। यहाँ कोई गैमेट नहीं बन रहे हैं तो नो गैमेट, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यहाँ तक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, टू पेरेंट इन्वॉल्व है। यहाँ ना तो गैमेट बनते हैं और ना उनका फ्यूजन होता है। यहाँ गैमेट बनते हैं और उन गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है। क्लियर? अब देखना है यहाँ से मैं सबसे पहले डिफरेंसेस को आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़े से इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, गैमेट फॉर्मेशन पे। किस पे? गैमेट फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल है, एक तो है सोमेटिक सेल और एक है जर्म सेल। एक है सोमेटिक सेल और एक है जर्म सेल। बॉडी की वो सेल्स जो किसका फॉर्मेशन करती है? गैमेट्स का। उन सेल्स को क्या कहा जाता है? जर्म सेल। और बाकी जो बची कुची सेल जो केवल सिंपली बॉडी की ग्रोथ कर पा रही है उनको क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल। ये प्लांट के अंदर भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। यार एनिमल सेल है तो ये प्लांट के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है, क्योंकि प्लांट भी कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ दो टाइप की सेल है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। अब यहाँ पे एक वर्ड हम सीखेंगे जिसको कहते हैं प्लॉइडी। क्या कहते हैं? प्लॉइडी। देखें, मैं हर चीज ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। जैसे हेरिडिटी में जितने भी एग्जांपल दिए ह्यूमन के क्रोमोसोम के बेसिस 46 थे, 23 हो गए। ठीक, तो यहाँ भी हम ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। ह्यूमन की हर सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? 46। क्या ये ओरिजिनल क्रोमोसोम के नंबर है? क्रोमोसोम क्या पेयर में होते हैं? कितने पेयर बनेंगे? 23। तो क्या सोमेटिक सेल के अंदर भी 46 है और जर्म सेल के अंदर भी 46 है और इनके कितने पेयर बन रहे हैं? 23। ऐसी सेल। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ है सेल के अंदर? न्यूक्लियस में। ये क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ? सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। ऐसी सेल जिसके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन सेल को कहते हैं डिप्लॉइड। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल। ऐसी सेल जिसके अंदर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये क्रोमोसोम पेयर में 23 है। क्लियर? नंबर 46 है। देखो इनकी नंबरिंग होती कैसे? सीधे 46 के पेयर बनाना है 23। क्लियर? तो क्रोमोसोम उनके नंबर की जगह किसमें जाने जाते हैं? पेयर में जाने जाते हैं। किसमें जाने जाते हैं? पेयर में। यानी ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड।
टोटल काउंटिंग हम 46 बोलते हैं, लेकिन जब हमें किसी क्रोमोसोम की जगह बतानी है तो हम किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? पेयर में। किसमें? पेयर में, कि ये 21st क्रोमोसोम का पेयर, ये 18th क्रोमोसोम का पेयर, ये 17th क्रोमोसोम का पेयर। तो हम हमेशा क्रोमोसोम को डिफाइन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? पेयर के रेस्पेक्ट में। यानी अगर किसी सेल के अंदर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल। उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल। लेकिन अगर यही इसके नंबर चेंज हो जाए, आधे हो जाए, कितने चेंज? तो सर कितने चेंज हो जाए? हाफ हो जाए। कितने हो जाए? हाफ। 46 के हाफ कितने हो गए? 23। तो क्या अब पेयर बचे क्या? नहीं। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। किए थे ना, टीटी अलग किए थे। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट करना है। वहां सर जीन्स लिए थे, क्यों? क्योंकि मेंडल को क्रोमोसोम नहीं पता। तो यहाँ हम क्रोमोसोम की, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और एक गैमेट में एक पेयर से केवल जिसमें ये आ गया उसमें ये नहीं आएगा, और जिसमें ये आ गया तो उसमें ये नहीं आएगा। यानी कि यहाँ न तो पेयर बचे और क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। ऐसी सेल को बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। तो क्या गैमेट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दो पेरेंट मान लें, मेल और फीमेल, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। क्या बनाया इन्होंने? गैमेट्स। गैमेट्स के अंदर कितने आ जाएंगे? 23। तो ये तो कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल। और गैमेट कौन सी सेल है? हैप्लॉइड सेल। कौन सी सेल है? हैप्लॉइड सेल। समझ में आया? गैमेट कौन सी सेल है? हैप्लॉइड सेल। कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखना है यहाँ से, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल का एक फॉर्मूला बनता है। डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल का एक फॉर्मूला बनता है। देखो, डिप्लॉइड सेल के लिए कहते हैं बेटा 2n। क्या कहते हैं? 2n। बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और हैप्लॉइड सेल के लिए फॉर्मूला बनता है n। क्या बनता है? n। ये जो 2n है और ये n है, ये क्या बन गई इनकी? प्लॉइडी। क्या बन गई? प्लॉइडी। जैसे कोई तुम्हें वो पूछेगा कि बताओ इस सेल की प्लॉइडी क्या है, तो तुम्हें आंसर देना है कि वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, यानी कि वो 2n है या n है। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल में अगर मैं ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने? 23। तो बताओ 2 इंटू 23, 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी जिसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो वो कौन सी सेल होती है? डिप्लॉइड सेल। और जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाए और क्रोमोसोम में पेयरिंग नहीं हो वो कौन सी सेल होती है? हैप्लॉइड सेल। तो गैमेट्स का नेचर कैसा होता है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। और गैमेट्स को बनाने वाली सेल को क्या कहते हैं? जर्म सेल। क्या कहते हैं? जर्म सेल। कोई दिक्कत? क्लियर? तो देखें हम यहाँ से, ऐसा कौन सा, मैं डिवीजन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा डिवीजन हुआ। क्योंकि देखो 9th में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के दो पॉइंट है, पहला था स्लेडन-श्वान का और दूसरा था रडल-पुर्चर। स्लेडन और श्वान ने ये कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड मेनी सेल्स। ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की सेल से और बहुत सारी सेल से बने। और दूसरा पॉइंट ये आया था, ये उनका एक ड्रॉबैक रह गया था, वो ये नहीं बता पाए कि नई सेल बनती कैसे। लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई, तुम करो मल्टी ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी सेल है, तो बहुत सारी सेल आई कहां से? इसका जवाब नहीं पता था। ये उनका ड्रॉबैक था स्लेडन और श्वान। तो फिर रिडल पर जो है उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले वाली सेल है उससे ही क्या होती है? नई सेल बनती है। तो उसने पूछा भाई कौन से प्रोसेस से बनती है, तो उन्होंने कहा सेल डिवाइड करती है। तो प्रोसेस का नाम है सेल डिवीजन। क्या नाम है? सेल डिवीजन। यानी जब भी एक सेल के अंदर डिवीजन होता है वो नई सेल, जब भी एक सेल के अंदर डिवीजन होता है वो नई सेल बनाती है। तो क्या गैमेट एक सेल है? हाँ, स्पर्म। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है एग या ओवम। ये दोनों क्या है? सेल है। सेल है तो क्या इनको भी किसी सेल ने बनाया होगा? क्योंकि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हर नई सेल एक पुरानी सेल से बनती है। तो बताओ इनको बनाने वाली सेल कौन है? जर्म सेल। और बनती है तो कौन से प्रोसेस से बनती है? माइटोसिस से। किससे बनती है? मतलब सेल डिवीजन से। माइटोसिस या मियोसिस वो देखते हैं किससे बनती है? सेल डिवीजन से। अब देखें सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। दोनों में डिफरेंस देखते हैं और इनके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल समझ में आया? ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अपने क्रोमोसोम के नंबर है। बटरफ्लाई के अलग है, बीट के अलग है, मेज के अलग है, ह्यूमन के अलग है, एलिफेंट के अलग है। सबके अपने अपने क्रोमोसोम है। ओरिजिनल स्टेट होती है डिप्लॉइड है, लेकिन गैमेट स्टेट कहाँ कौन सी हो जाती है? हैप्लॉइड। केवल एक ही ऐसी कंडीशन है बॉडी में जहाँ हैप्लॉइड सेल मिलती है और वो है गैमेट्स। वो क्या है? गैमेट्स। बाकी कहीं भी कौन सी कंडीशन नहीं मिलेगी हैप्लॉइड सेल। सारी सेल किसमें मिलेगी? डिप्लॉइड में। जर्म सेल का बस स्पेशल नाम इसलिए दिया है क्योंकि देखो जर्म, ये जर्मिनल एपिथेलियम से बनी है। थोड़ा लेवल आ जाता है, 9th में से पढ़ाते नहीं है कुछ में।
ये प्रेजेंट है बेटा सेक्स ऑर्गन्स के लिए। अगर मैं मेल जर्म सेल की बात करूं तो इसकी लोकेशन हो जाएगी टेस्टिस, और अगर फीमेल जर्म सेल की बात करूं तो लोकेशन हो जाएगी ओवेरी, क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन वही होता है। मेल के स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में और फीमेल के एग या ओवम का फॉर्मेशन ओवेरी में। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम, क्या एपिथेलियम एक टिश्यू है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो ये जर्म सेल कौन से टिश्यू बनाती है? जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा टिश्यू? जर्मिनल है। इसका नाम जर्म सेल इसलिए दिया क्योंकि ये क्या नया क्या किसका फॉर्मेशन कर रही है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। और सोमेटिक सेल जनरली बॉडी में क्या करती है? डिवाइड। आज तुम्हारी स्किन डैमेज होगी, क्या नई स्किन आ जाएगी? और लग नई स्किन आ जाएगी। स्किन एक ऑर्गन है, ऑर्गन है तो टिश्यू ने बनाया। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियम। एपिथेलियम में भी कौन सा? सिंपल स्टोन्स। एपिथेलियम, अरे कवरिंग प्लांट की एपिडर्मिस, बताया था, प्लांट की एपिडर्मिस और एनिमल की एपिथेलियम। चाहे कवरिंग बाहर करनी हो या अंदर, कोई भी इंटरनल ऑर्गन को कवर कर, कवरिंग का काम एक ही का, एपिथेलियम का, और प्लांट में एपिडर्मिस, और फिर वो एपिडर्मिस आगे जाके कॉर्क बन जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से माइटोसिस और मियोसिस को अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ से ये निकला कि सेल डिवाइड करके एक नई सेल बनाती है और उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। ये केवल एक डिफरेंस में पॉइंट डालना है। हम पढ़ क्या रहे थे? सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस पढ़ रहे थे, इधर 2 पेरेंट, इधर सिंगल पेरेंट है, ये है वो है, बस एक पॉइंट डालना है, उसके लिए मैं पूरा टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अगर बात करें माइटोसिस और मियोसिस की, 2 टाइप के सेल डिवीजन है। क्या है बेटा? 2 टाइप के सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। अब देखना ध्यान से, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है कि एक सेल जब डिवाइड होती है और वो जब नई सेल्स बनाती है, तो इसके अंदर जितने क्रोमोसोम थे, अच्छा इसको तो क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। और जो नई सेल्स बनती है इनको बोलते हैं बेटा डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। यहाँ ऑफस्प्रिंग नहीं बोलेंगे, ये तो सेल्स का डिवीजन है यार। यहाँ ऑफस्प्रिंग नहीं, ऑफस्प्रिंग तो रिप्रोडक्शन में वर्ड यूज होता है, ये सेल्स का डिवीजन है, तो इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। और नई बनने वाली सेल को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है, जब ये किसी सेल के अंदर होता है तो इसके अंदर जितने क्रोमोसोम थे, नई बनने वाली सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम रहते। जैसे मैं कहता हूं अगर फॉर एग्जांपल इसमें 46 थे, तो इन बनने वाली सेल्स में भी क्या रहेंगे? 46। ये कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। ये कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या गैमेट में क्रोमोसोम के नंबर कम करने हैं? क्यों? आप आ जाएंगे। क्यों क्यों आ जाएंगे? क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगी। कम क्यों करने? इसका क्या लिखेंगे? देखो इसका रीजन क्या लिखेंगे? कम इसलिए करने हैं ताकि आने वाली जनरेशंस में हम क्रोमोसोम के नंबर सेम रख सकें। 23 दोनों तरफ से आए तो वापस क्या बन गए? 46। तो जनरेशन का क्रोमोसोम के नंबर सेम चल। कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस। कौन सा डिवीजन हो रहा है? क्या मियोसिस कभी सोमेटिक सेल में होगा? नहीं होगा। हमेशा कौन से सेल में होगा? जर्म सेल। इसका काम ही एक ही है, क्या? गैमेट बनाना, और कहीं रोल नहीं है इसका। ये केवल और केवल किसमें होता है? जर्म सेल में। किसमें होता है? केवल जर्म सेल। बहुत डिफरेंसेस है, देखिए। ये एक जर्म सेल बेटा, इसका पूरा डिटेल टॉपिक 11th में पढ़ाया जाता है, कैसे पूरा एक चैप्टर है सेल डिवीजन नाम से, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें अलग अलग फेजेस है माइटोसिस और मियोसिस। बस नहीं, अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जब भी किसी सेल में माइटोसिस होता है तो उसके क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाफ। हाफ ही करने हैं। 46 है तो 23 बनाओगे, 22 है तो 11 बनाओगे। कितने से कम होते हैं? आधे से कम होते हैं। रिड्यूस बाई हाफ या रिड्यूस। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा डिवीजन है? मियोसिस। अब अगर इधर मेल और फीमेल की बात करें, 46 थे, क्या गैमेट में 23 और 23 आएंगे? क्या फर्टिलाइजेशन होगा तो वापस 46 बन जाएंगे? ये क्या बन गया? जाइगोट। तो क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहे? अच्छा एक चीज सुनो, क्रोमोसोम के नंबर हाफ करने का काम था मियोसिस का। क्रोमोसोम के नंबर को वापस रिस्टोर किसने किया? फर्टिलाइजेशन ने। रिस्टोर मतलब जो पहले थे वही वापस कौन लेके आया? फर्टिलाइजेशन। यहाँ से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो वापस क्या हो गया? 46। यानी क्रोमोसोम को हाफ करने का काम तो है मियोसिस का, और क्रोमोसोम के नंबर वापस रिस्टोर करने का काम किसका है? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, जाइगोट एक सिंगल सेल, जाइगोट एक सिंगल, यानी हमारे लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई है, लेकिन हम मल्टी सेल का आपने समझा। मल्टी सेल यानी एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई, तो यहाँ भी कौन सा प्रोसेस हुआ? सेल डिवीजन। एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई तो यहाँ भी कौन सा प्रोसेस हुआ? सेल डिवीजन।
कौन सा सेल डिवीजन होगा तुम्हारे हिसाब से, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस, क्योंकि अब जितनी भी सेल बनेगी सब में क्रोमोसोम के नंबर 46 ही रखते हैं। अच्छा ये मान लो कोई, लेकिन हम मल्टी सेल यानी बहुत सारी सेल बनी तो सेल डिवीजन हुआ होगा, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। अच्छा हम कहते हैं ये कोई ऑफस्प्रिंग बना, इसकी कौन सी फेज में आके मियोसिस हो? रिप्रोडक्टिव फेज में, जब ये गैमेट बनाएगा आगे जाके डेवलपमेंट से माइटोसिस में। यानी मैं एक चीज कह सकता हूँ, माइटोसिस क्या ग्रोथ में काम करता है? किसी भी चीज की ग्रोथ करानी हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। हो गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन? मियोसिस। समझ में? अब देखो माइटोसिस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कोई रीजन पूछ ले क्यों? क्योंकि डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन क्या यहाँ रिड्यूस हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? So meiosis is also known as reductional division and mitosis is also known as equational division, because in meiosis the number of chromosomes in daughter cell reduced to pi half. आधे से कम हो जाएंगे, reduced by half. But in mitosis the number of chromosomes in daughter cell remains same as the parents. उसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और उसको कहते हैं रिडक्शनल। अब देखना, मैंने एक और चीज तुम्हें डिफरेंस नजर आओगा, जब मैंने यहाँ डिवीजन कराया तो एक सेल से कितनी सेल बनी? 2, और यहाँ डिवीजन कराया तो एक सेल से 4। तो ये सही है। रीजन मैं बता रहा हूँ वापिस ऊपर से। माइटोसिस एक बार होता है, लेकिन मियोसिस, पूरा मियोसिस कंप्लीट होने के लिए इसको 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है। कितनी स्टेप्स? 2 स्टेप है, एक है मियोसिस 1 और दूसरी है मियोसिस 2। यानी सुनना, इस सेल में मियोसिस होने वाला, क्रोमोसोम के नंबर छोड़, फाइनल देखेंगे। पहला कौन सा हुआ? मियोसिस 1। चलो बता, ये 46। मियोसिस 1 हुआ, कितना रह गया? अब क्या होगा? मियोसिस 2। तो क्या इसमें भी होगा और इसमें भी होगा? ये क्या हो गया? मियोसिस 2। बेटा एक चीज ध्यान रखें, मियोसिस 2 इज एज सिमिलर एज माइटोसिस। तो जब इसमें मियोसिस 2 हो रहा था तो क्या क्रोमोसोम के नंबर चेंज होंगे? नहीं होंगे। इसका प्रोसेस होगा वही है जो किसमें होता है। हम प्रोसेस डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर? बस ये 4 सेल क्यों बनी, ये कंफ्यूजन दूर करो। क्योंकि मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली होती है मियोसिस 1 और इसके बाद जो सेल्स बनती है उनमें क्या होता है? मियोसिस 2। एंड मियोसिस 2 इज एज सिमिलर टू माइटोसिस। तो इसलिए यहाँ क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ वापस सेल डिवाइड कर रही तो 1 से 2 बनेगी। तो अगर मैं शुरू से लेके एंड तक एनालिसिस करूं तो पूरा मियोसिस होने के बाद फाइनली मुझे कितनी सेल्स मिली? 4। यानी जब एक बार माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनती है, लेकिन जब एक बार पूरा मियोसिस होता है तो हमारे मियोसिस 1 मियोसिस 2 नहीं पूछेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि एक बार मियोसिस होता है तो फाइनली तुम्हें कितनी, मियोसिस मतलब ये दोनों उसके अंदर इंक्लूड है। मियोसिस का पार्ट है, 2 स्टेप में होता है। कंप्लीट मियोसिस 2 स्टेप में होता है, यानी पूरा एक मियोसिस होने के बाद कितनी सेल मिलती है? 4। लेकिन एक माइटोसिस होने के बाद 2। मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन और माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मुझे एक चीज बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मियोसिस होगा? क्या एसेक्सुअल में मियोसिस होगा? गैमेट ही नहीं बनाने हैं तो गैमेट ही नहीं बनाने तो मियोसिस नहीं होगा। तो आगे अगला डिफरेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता। अच्छा माइटोसिस किसमें होगा और किसमें नहीं होगा? माइटोसिस एसेक्सुअल में नहीं होगा। बेटा वहां नहीं तो मियोसिस हो रहा है, फिर होगा क्या? माइटोसिस। मियोसिस का समझना आया कि मियोसिस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें होता है क्योंकि उनमें गैमेट बनता है, लेकिन एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होती। माइटोसिस किसमें होगा और किसमें नहीं? दोनों में होगा और दोनों में होगा। बेटा माइटोसिस दोनों में होगा, लेकिन माइटोसिस का काम है सेल के नंबर बढ़ाना। माइटोसिस का काम है सेल के नंबर बढ़ाना। देखना इधर, समझा रहे हैं? तुमने क्या ऐसे समझा था? ये 2 तरह की सेल बताइए, सोमेटिक और दूसरी जर्म सेल। इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में भी नहीं, केवल कहाँ? सेक्सुअल, क्योंकि ये क्या बनाती है? गैमेट्स। और बाकी इसका सोमेटिक नॉर्मल सेल। मियोसिस तो समझ में आ गया कि केवल कौन सी रिप्रोडक्शन में होगा? सेक्सुअल में, क्योंकि यहाँ गैमेट बनाने तो यहाँ मियोसिस नहीं होगा। एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होगा। चलिए अब बात करें माइटोसिस की। मुझे एक चीज बताओ, एसेक्सुअल में जर्म सेल इन्वॉल्व नहीं है, सोमेटिक सेल तो है।
ग्रोथ तो सभी इंडिविजुअल, माइटोसिस मतलब दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, क्या? ग्रोथ या सेल के नंबर बढ़ाना। माइटोसिस कर सुनते ही दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, सेल के नंबर बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो इसको ग्रोथ में हेल्प करता है माइटोसिस या सेल के नंबर बढ़ाना। तो क्या यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा? हाँ होगा ऑब्वियसली, क्लियर। लेकिन अगर यही मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अच्छा जर्म सेल के अंदर क्या हो रहा था? मियोसिस। क्या जर्म सेल के अंदर माइटोसिस होगा? हाँ होगा, नंबर बढ़ाना है। जर्म सेल जितनी ज्यादा होगी क्या गैमेट उतने ज्यादा बनेंगे? समझे नहीं? सुनना, जर्म सेल क्या बचपन से थोड़ी होती, शुरुआत कहाँ से हुई? जाइगोट क्या सिंगल सेल है? तो क्या इससे सारी तरह की सेल बनी? वो मान लो, क्या इससे जर्म सेल भी बनी और इसी से सोमेटिक सेल भी बनी? तो क्या जर्म सेल एक बनी तो क्या इसके भी नंबर बढ़ाना है? क्योंकि जितनी ज्यादा जर्म सेल होगी उतनी ज्यादा। बेटा एक जर्म सेल से केवल 4 स्पर्म बन सकते हैं, एक मियोसिस से केवल 4 गैमेट बनते हैं, यानी एक जर्म सेल से 4 गैमेट बनते हैं, तो 4 ही थोड़ी बनाने हैं, बहुत सारे बनाने हैं। तो मियोसिस माइटोसिस सबके अंदर होता है, माइटोसिस सबके अंदर होता है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल, माइटोसिस तो सब में होगा, लेकिन मियोसिस केवल कहाँ होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि वहां क्या बनाने हैं? गैमेट। कोई दिक्कत? तो माइटोसिस मतलब ग्रोथ या नंबर इंक्रीज करना। जिस सेल में माइटोसिस हो रहा है उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल उसके क्या इंक्रीज हो रहे हैं? नंबर। न तो क्रोमोसोम में कोई चेंज आया, किसी में चेंज नहीं आया, केवल क्या इंक्रीज हो रहे हैं? नंबर। और जहां मियोसिस हो गया वहां नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ के साथ क्रोमोसोम के नंबर आते हैं। मियोसिस हुआ तो नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं, एक सेल से 4 सेल बनी, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए? तो मियोसिस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन माइटोसिस दोनों में होता है। तो ये नॉर्मल डिवीजन है, सेल ग्रोथ या सेल के नंबर बढ़ाने का काम आता है। कोई पूछ ले क्या जर्म सेल में माइटोसिस होगा? हाँ होगा। माइटोसिस में दिमाग लगाना ही नहीं। क्या सोमेटिक सेल में माइटोसिस होगा? हाँ होगा। समझ में आया? ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। मैंने अभी एक लाइन दी, जर्म सेल में और सोमेटिक सेल दोनों में माइटोसिस होता है, लेकिन मियोसिस केवल कौन सी सेल में होता है? सेक्सुअल यानी कि जर्म सेल। सोमेटिक सेल में मियोसिस नहीं। अब अगला सवाल देखो, यहाँ तक मैं जिक्र, माइटोसिस दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में होगा, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल, लेकिन मियोसिस केवल कहाँ होगा? सेक्सुअल। क्योंकि मैं गैमेट बनाने हैं, एसेक्सुअल में गैमेट नहीं बनाने, तो मियोसिस यानी माइटोसिस दोनों में, क्योंकि सेल के नंबर सब। तो इन दोनों में से किसके अंदर पॉसिबल है?